किसान भाइयों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। और आज इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बीमारी डेयरी उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थैलेरियोसिस नामक बीमारी की। और ऐसा कहा जाता है कि ये बीमारी हमारे डेयरी उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और अनुमानतः 6,000 करोड़ का नुकसान प्रति वर्ष इससे डेयरी उद्योग को होता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण रोग है, इसके बारे में जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए, डेयरी उद्योग से संबंधित लोगों को होनी चाहिए। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर वशिष्ठ, हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये थैलेरियोसिस जो रोग है ये वास्तव में क्या है। देखिए, जो थैलेरियोसिस है ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है और ज्यादातर यह बीमारी संकर पशुओं में पाई जाती है। 1960 के बाद जब हमारे देश में कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम शुरू किया गया और उसके बाद जब संकर पशुओं का हमारे यहाँ संख्या बढ़ती चली गई, तो इस बीमारी ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इस बीमारी को ट्रॉपिकल थैलेरियोसिस के नाम से जाना जाता है और यह पशुओं मतलब कैटल बफलो में पाए जाने वाली एक बीमारी है। तो ये बीमारी जो है कैसे होती है, इसके कारक कौन कौन से हैं? थैलेरिया जो बीमारी है, थैलेरियोसिस जो बीमारी है, ये टिक के काटने से होती है। जो कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं के शरीर पे बहुत सारे परजीवी होते हैं, तो उनमें से एक परजीवी होता है टिक, जिसको पिस्सू के नाम से जानते हैं। इसके काटने से ये बीमारी पशुओं में फैल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी टिक के काटने से किसी पशु को ये बीमारी हो जाती है तो वो पशु इस बीमारी का वाहक बन जाता है। और कोई ऐसा टिक जो बीमार नहीं है या जिसमें इसका इन्फेक्शन नहीं है, वो जब पशु को काटता है तो उसके खून की वजह से टिक में भी इन्फेक्शन हो जाता है और यही टिक जब दूसरे किसी स्वस्थ पशु को काटता है तो उसको भी बीमारी कर देता है। तो इस प्रकार ये बीमारी बेसिकली टिक के काटने से फैलती है। जी, आपने बताया कि पिस्सू के काटने से ये बीमारी होती है। किसान भाई इसको समझ रहे हैं और ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ इसका मुख्य कारक है। तो इसका जो लक्षण है किस तरह से प्रकट होते हैं? देखिए, जो थैलेरियोसिस नाम की बीमारी है, ये जो बड़े पशु हैं, दूध देने वाले पशु, गाय भैंसों में होने वाली बीमारी है और ये बीमारी बड़ी विचित्र प्रकार की बीमारी है। इसमें कई बार आपको किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। पशु एकदम स्वस्थ दिखाई देता है, उसमें लक्षण बिल्कुल नहीं दिखाई देते। अलक्षणिक तरीके से भी ये बीमारी पाई जाती है। कई बार क्या होता है कि ये बीमारी एक्यूट किस्म से दिखाई देती है, मतलब कि अचानक से जो है रोग वो परिलक्षित होता है और उसमें कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। खासतौर से तेज फीवर आना, बुखार का आना, 104, 105, 106 तक फीवर चला जाता है। कई बार फीवर कम होकर 103 तक आ जाता है, फिर बढ़ जाता है। इसमें बहुत सारे और भी लक्षण हैं, जैसे कि जो लिम्फ नोड होती है पशुओं की, उसमें सूजन आ जाती है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु को डायरिया, खासतौर से डायरिया एक बहुत बेसिक सिम्टम है, लक्षण है। डायरिया जो है पशु में दिखाई देता है और बहुत ही वेग किस्म की, बहुत ही अलग अलग प्रकार के सिम्टम आपको इसमें दिखाई देंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि पशु अगर उसके पेट में गर्भ में बच्चा है तो पशु एबॉर्ट कर जाता है, गर्भपात हो जाता है, या जो बच्चे पैदा होते हैं वो वीक होते हैं, पशु खाना पीना छोड़ देता है या खाना पीना कम कर देता है, दूध जो है देना पशु का एकदम से कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है, पशु अंधा भी हो सकता है, पशु लड़खड़ा के भी चल सकता है, आंखों में सफेदी आ जाती है, गोबर में खून आ सकता है और गोबर में बदबू भी आ सकती है, पशु सुस्त हो जाता है, सांस लेने में पशु को तकलीफ होती है, पशु के मुंह से लार बहती है, नाक से पानी बहता है और कई बार जो है पशु में मिर्गी के जैसे दौरे भी वो आने शुरू हो जाते हैं। पशु गोल गोल भी घूम सकता है, ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है, अचानक से पशु की मृत्यु हो जाती है। और खासतौर से ये जो बीमारी है वो प्रेगनेंसी के, जब गर्भ धारण किया होता है पशु ने, तो उसके जो लास्ट का जो समय होता है उस समय, और जब पशु बच्चा दे देता है तो उससे जो अर्ली लैक्टेशन वाला जो समय होता है उसमें ये बीमारी परिलक्षित होती है। तो इस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। खासतौर से जैसे मैंने बताया, बुखार और सूजन, खासतौर से गले में सूजन और जो गल कंबल होता है उसमें सूजन, जॉइंटिस भी इसमें हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इतने सारे लक्षण आपको बताए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक विशेष लक्षण जो मैं अलग से आपको बताना चाहूंगा वो ये कि पशु की आंख से पानी बहता है। तो आप दूर से देख के पशु को अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं उसमें थैलेरियोसिस का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इसमें जांच भी कुछ आप लोग करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, खून की जांच करनी पड़ती है। खून की जांच के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि पशु के अंदर थैलेरियोसिस नाम की बीमारी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। खून की जांच करने के लिए क्या करते हैं, जो गर्दन में जो जुगुलर वेन होती
है हम वहाँ से ब्लड सैंपल लेते हैं, या फिर जो पूंछ होती है, पूंछ के जो वहाँ पर वेन्स होती हैं उसमें हम निडल से उसको पंक्चर करके वहाँ से ब्लड की 1-2 बूंदे लेकर उसको स्लाइड के ऊपर डालकर स्मीयर बनाकर और उसको स्टेन कर माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं और उसके बाद ही हम थैलेरिया की जांच कर सकते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ, ये जो लक्षण आपने बताए ये कई अन्य बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। देखिए, थैलेरिया मैंने बताया कि बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की बीमारी है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मुंह से लार गिरती है, जैसे आमतौर पर गांव में होता है कि मुंह से जब लार गिरती है तो रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुंह से लार गिरती है, तो लोग डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पशु को रेबीज हो गया है। या फिर जॉइंडिस होता है इस बीमारी में, लीवर खराब हो जाता है, तो एक बीमारी होती है जिसको हम बबेशियोसिस बोलते हैं। खासतौर से बबेशियोसिस में कोको कोला रंग का जो पेशाब है वो दिखाई देता है। इस बीमारी में भी कोको कोला रंग का पेशाब आ सकता है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। इसके लिए एक पशु चिकित्सक को बुलाकर ही जांच करने के बाद ही बीमारी का पता किया जा सकता है। डॉक्टर वशिष्ठ, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने कहा कि प्री लैक्टेशन पीरियड में ये बीमारी सामने आती है, तो इससे तो दुग्ध उत्पादन पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। निश्चित रूप से। देखिए, ये जो बीमारी है ये मैंने बताया कि ये स्वस्थ पशु के शरीर में भी रहती है, और जब स्वस्थ पशु के शरीर में जब ये बीमारी आ जाती है तो पता नहीं लगता। ऐसी स्थिति में पशु का जो दूध होता है वो कम हो जाता है और पशुपालक को पता भी नहीं लगता है कि उसके पशु के अंदर ये थैलेरियोसिस नाम की बीमारी आ चुकी है। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, खासतौर से जो मैंने समय बताया जब ये बीमारी काफी तेजी से निकल के आती है, ऐसे समय में दूध एकदम कम हो जाता है और पशुपालक को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपको पता ही है कि दूध का अगर नुकसान है तो पशुपालक की आय और उसकी आर्थिकी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर वशिष्ठ, हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि चूंकि ये गर्भावस्था के अंतिम समय में ये बीमारी हो रही है या शुरुआती दौर में, तो क्या ये बछड़ों में और जो नवजात शिशु हैं उनमें भी इस बीमारी का प्रकोप हो सकता है? निश्चित रूप से। मैं आपकी सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे भारत देश में जब जो नवजात पशुओं की सबसे ज्यादा जो डेथ होती थी, मृत्यु होती थी, उसका सबसे बड़ा कारण था पेट के कीड़े। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आज ये बीमारी थैलेरियोसिस नाम की बीमारी नवजात शिशुओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी डेयरी के अंदर अगर नवजात शिशुओं की डेथ होती है तो 70% योगदान इस बीमारी का है। और ये बीमारी जब बछड़ा पैदा होता है तो पैदा होते ही माँ के गर्भ से ये बीमारी लेके पैदा होता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जैसे ही बच्चा हुआ तो उसको ये बीमारी है या नहीं है इस बात का पता करना। और पता लगा कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की उम्र पर ये जो बीमारी है वो आ जाती है और नवजात शिशु की वो डेथ हो जाती है। डॉक्टर वशिष्ठ, अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसका इलाज किस तरह से आप लोग करते हैं। देखिए, इसका इलाज भी काफी महंगा है क्योंकि साधारण बीमारी नहीं है ये। इसके लिए जो है कुछ चीजों का, कुछ ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं। खासतौर से एक दवा आती है बुपारवाकोन के नाम से। बुपारवाकोन ही केवल एक ऐसी दवा है भारत में जिसका उपयोग थैलेरियोसिस की रोकथाम और उसके निवारण के लिए किया जाता है। इस दवा का उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। सब मान लीजिए कि एक पशु 400 किलो वजन का है तो 20 ml बुपारवाकोन उसकी डोज बनती है। तो 10 ml बुपारवाकोन गर्दन में एक तरफ, दाईं तरफ, और 10 ml बाईं तरफ गर्दन में ये लगाया जाता है और 48 घंटे के बाद इसको दोबारा से रिपीट किया जाता है ताकि बीमारी पूरी तरह से इससे निजात पाया जा सके। तो किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है इसके इलाज के दौरान? देखिए, इलाज के दौरान जैसे मैंने बताया कि अगर डोज बनती है 20 ml तो 400 किलो जानवर के लिए तो 10 ml गर्दन में एक तरफ, 10 ml गर्दन में दूसरी तरफ। अगर आप एक ही तरफ गर्दन में लगा देंगे तो उससे गर्दन में सूजन आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही बीमारी के समय हमें ये भी देखना है क्योंकि इसमें रक्त अल्पता भी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो इलाज करते समय बुपारवाकोन का इस्तेमाल तो करना ही करना है। साथ में हमें कुछ ऐसी दवाइयों का भी इस्तेमाल करना है। आयरन के इंजेक्शन होते हैं, गोलियां होती हैं जिनके इस्तेमाल करने से खून को बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। लीवर पर इस बीमारी के दौरान बहुत बुरा असर पड़ता है तो हमें लीवर की दवाइयां भी इसमें देनी चाहिए। और खास तौर से कई बार पशु बहुत ज्यादा निढाल हो जाता है और वो खड़ा नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में हमें डेक्स्ट्रोज और फ्लूइड थेरेपी वो भी हमें देनी चाहिए। बहुत ही विस्तार से आप बता रहे हैं और ये जितनी खतरनाक बीमारी है उसका इलाज भी बहुत समुचित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि इससे निजात मिल सके। हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि बीमारी कितने रूपों में हमारे सामने प्रकट होती है, कितने रूपों में हम इसको पहचानते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक तो ये बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, शरीर के अंदर पता ही नहीं लगेगा कि लक्षण है। ऐसी स्थिति में अलक्षणिक तरीके से बीमारी होती है। दूसरा जो इसका तरीका है वो एक्यूट बीमारी। एक्यूट में आपको लक्षण दिखाई देंगे, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा फीवर दिखाई देगा, 105, 106 तक चला जाता है। और जो तीसरे तरीके का जो बीमारी है जिस रूप में दिखती है वो है क्रॉनिक तरीके से। वो लंबे समय से अगर पशु इस बीमारी से पीड़ित है तो धीरे धीरे ये पशु की स्थिति को खराब करता है, उसके शरीर को नष्ट कर देता
होता है, उसके जो आंतें हैं, उसका जो लीवर है, उसके फेफड़े हैं, उनको धीरे धीरे खत्म कर देता है। और एक समय ऐसा आता है कि पशु किसी भी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, मतलब पशु से आप जो चाहते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये 3 रूपों में आपको दिखाई देती है। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि इस बीमारी को रोका कैसे जा सकता है, इसकी रोकथाम किस तरह से संभव है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी रोकथाम करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि जो पिस्सू हमारे डेयरी में हो जाते हैं, पहले तो हम उनको ना पड़ने दें। उसका प्रभावी प्रबंधन और उपचार हम समय समय पर करते रहें। यदि हमारे डेयरी में टिक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारी भी हमारी डेयरी में नहीं आ सकती। दूसरा जो तरीका है वो ये कि बीमारी होने से पहले हम टीके का इस्तेमाल करें। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल नाम की एक कंपनी है जो रक्षावैक टी के नाम से इसका टीका बनाती है, और इस टीके के प्रयोग से इस बीमारी को काफी हद तक जो है रोका जा सकता है। और इस टीके की खास बात ये है कि जब हम किसी भी नए पशु को हम लेके आते हैं, अपनी डेयरी में नया पशु लेके आते हैं, तो उसको हम 7 दिन के लिए अलग रख दें और उसमें टीके का इस्तेमाल अवश्य कर लें। साथ ही जो है रोकथाम करने के लिए हमें ये भी करना है कि जब हम पशु को नई जगह लेके आते हैं, किसी दूसरी जगह से नई जगह लेके आते हैं, तो उसमें स्ट्रेस कम से कम, उसको लाने ले जाने के लिए जो वाहन का इस्तेमाल हो, उसमें समुचित स्थान हो, समुचित उसमें बेडिंग हो, ताकि उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। और ये देखा गया है कि जैसे ही स्ट्रेस आता है तो ये बीमारी निकलकर बाहर आ जाती है। और रही बात टीके की, तो टीके में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टीका जो है, जो हमने बताया रक्षावैक टी के नाम से आता है, ये गर्भधारण किए पशु होते हैं, प्रेग्नेंट पशु होते हैं और बीमार पशु होते हैं, या वो पशु जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए। और जो एफएमडी का टीका, जो खुरिया का टीका लगाते हैं, उसको अगर हमें लगाना है तो ये ध्यान रखना है कि रक्षावैक टी के टीके को खुरिया के टीके से 45 दिन पहले या 45 दिन के बाद लगाना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि टीका लगाने के 5 से 20 दिन के बाद फीवर आ जाता है, तो पशुपालक घबरा जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बुखार की गोली देने के बाद ये बुखार चला जाता है। और ये टीका जब लगाया जाता है तो 3 ml ये खाल के नीचे लगाया जाता है, और ये जो स्किन है गर्दन की, जो बीच का हिस्सा होता है गर्दन का, वहां पर खाल के नीचे इसको लगाना चाहिए। और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि इस टीके का जो स्टोरेज है, इसका जो भंडारण है, वो लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। तो इसकी व्यवस्था जो है वो जहाँ पशु चिकित्सक होते हैं या जो हमारे पशु चिकित्सालय होते हैं, वहां पर लिक्विड नाइट्रोजन होता है, या फिर आप अलग से लिक्विड नाइट्रोजन की व्यवस्था करके ही इस टीके को स्टोर कर सकते हैं। और 3 महीने की उम्र से बड़े पशुओं में ही इस टीके का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टीके का इस्तेमाल जीवन में केवल एक ही बार किया जाता है। इस टीके को खुरिया के टीके की तरह से बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि वैक्सीन लगाते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। अंत में हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या संदेश है कि इस बीमारी से बचाव के लिए किस तरह का प्रबंधन आवश्यक है? जैसे आपने बताया, टीका इसके लिए बहुत जरूरी है। जी, निश्चित रूप से इसका टीका एक्चुअली सब जगह नहीं मिल पाता है, और जो मैंने एक कंपनी का नाम बताया इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, यहाँ पर टीके मिल जाते हैं, या फिर करनाल NDRI, वहाँ पर भी टीके की उपलब्धता हो जाती है, या हिसार जो वेटनरी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी टीके की उपलब्धता हो जाती है। इसके अलावा हमें इस बीमारी के जो नुकसान हैं उन पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी में जैसा कि आपने बताया कि लगभग पूरे भारतवर्ष में 6,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इससे नुकसान होता है। इसका इलाज बड़ा महंगा है। बुपारवाकोन की जो 20 ml की वायल आती है, लगभग 1100-1200 रुपए की वायल आती है। आपको 2-3 वायल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ में और दवाई। एक पशु के ऊपर 5 से 6,000 रुपए का खर्चा है। तो अगर ये किसी डेयरी में बीमारी आ गई और आपके 10, 15, 20 पशु इस बीमारी से ग्रसित हो गए, तो आप सोच के देखिए कि ये बीमारी आपकी डेयरी का क्या हाल करने वाली है या क्या कर सकती है। और जो बच्चों की जान जाती है उससे अलग नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस बीमारी को ना होने दें, और ये हम प्रण करें, सभी पशुपालक भाई हम प्रण करें कि इस बीमारी को हम ना होने दें। जब भी हम पशु को बाहर से खरीद के लेके आते हैं तो उसको बुपारवाकोन का इंजेक्शन लगा दें, या उसकी खून की जांच करने के बाद ही उसको खरीदें, या फिर उसको लाने के बाद 7 दिन तक अपने घर में अलग रखें। जांच करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पशु में थैलेरियोसिस की बीमारी बनी हुई है, ताकि आपके जो दूसरे अन्य पशु हैं उनमें बीमारी ना होने पाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको बहुत ध्यानपूर्वक जो है इनका अमल करना चाहिए। और अगर आपने इसका अमल किया तो मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो फलीभूत होंगी और पूरे पशुपालक भाइयों बहनों का भला होगा। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।